नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है कोरोना की वापसी। देश भर के साथ साथ हरियाणा राज्य की आप बात करें तो हरियाणा में भी कोविड के केस रोजाना बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ जिलों की बात करें तो 31 मार्च से वैक्सीन भी खत्म हो गई है। ना तो कोविशील्ड है और ना ही कोवैक्सीन। जिन फरीदाबाद समेत कई अस्पतालों में लोग पहुंचते हैं लेकिन वापस लौटना पड़ता है बिना वैक्सीन लगवाए। एक तरफ सरकार सावधानी बरतने की अपील कर रही है, दूसरी ओर वैक्सीन का टोटा भी है। एक बार ग्राउंड पर हालात क्या हैं वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा होगी कि फिलहाल सरकार कोरोना से निपटने को कितनी तैयार है। क्या वैश्विक महामारी के कारण पहले जो हालात पैदा हुए उससे सरकार ने सिस्टम ने कोई सबक लिया है या फिर नहीं? पहले ग्राउंड रिपोर्ट। हम खड़े इस समय फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में और बीते 24 घंटे की अगर बात करते हैं तो 62 नए मामले सामने आए। 292 के करीबन एक्टिव केस हैं। 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं, हालांकि जागरूकता आई है, लोग मास्क भी पहन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ पर लोगों को वैक्सीन भी लगाई जाती है। वैक्सीन की स्थिति क्या है, यहाँ पर समाप्त है और यहाँ क्या स्थिति बनी है, ये कमरा है जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है। तमाम जो कर्मचारी हैं आप देख सकते हैं बैठे हुए वैक्सीन लगाते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, वैक्सीन है आपके पास? नहीं है? नहीं सर, अभी वैक्सीन नहीं है। 31 तारीख को कोवैक्सीन एक्सपायर हुई थी, उसके बाद से कोई वैक्सीन नहीं आई है हमारे पास। कितने लोग आ रहे हैं आपके पास? अभी वैसे लोग आ रहे हैं हमारे पास, दिन में अभी मिनिमम 10 पीपल्स तो आ रहे हैं। फिर क्या बोल के मना करते हैं? अभी वैक्सीन नहीं है सर, पीछे से हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आज ही मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। नहीं है? नहीं सर। तो क्या लगता है आपको कब तक आ जाएगी वैक्सीन? कोई आइडिया नहीं है सर, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। जहां पर एक तरफ स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है कि वह कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, पर वहीं दूसरी ओर प्रदेश में पिछले लगभग 10 दिनों से कोरोना की वैक्सीन नहीं है। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 3 स्थित सरकारी अस्पताल में। लगभग 100 लोग यहाँ पे डेली वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, लेकिन वैक्सीन ना होने के कारण लोगों को यहाँ से निराश होकर अपने घर वापस जाना पड़ता है। प्रदेश भर में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम की मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 293 कोरोना के नए मामले सामने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन की भी चिंताएं बढ़नी लाजमी है, क्योंकि लगातार कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है। और इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के बस स्टैंड पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो यात्री हैं दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में यहाँ से जो यात्री है जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। बिना मास्क के तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिले में भी यहाँ से बसें जाती हैं और आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो कितनी लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि जहाँ भी 100 या 100 से अधिक लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यही एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। आपको कोरोना से जुड़े ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। सरकार ने अब तक क्या क्या कहा है, क्या गाइडलाइंस हैं। सार्वजनिक जगहों पर गैदरिंग अगर अधिक है तो मास्क लगाएं, अनिवार्य है। सरकारी दफ्तर में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अस्पतालों में डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक को एडवाइजरी जारी की है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की। सोशल डिस्टेंसिंग का आप जानते हैं पालन है ही जरूरी। सरकार की ओर से एक बार फिर से अपील की गई है, ध्यान रखें। तो नियमों की अवहेलना अगर की जाएगी तो कार्रवाई होगी। तो ये सरकार की गाइडलाइन से जुड़ी जानकारी। अब उपाय क्या है ये आपने पहली, दूसरी और तीसरी लहर में भी देखा। मास्क आप जरूर लगाएं अगर गैदरिंग अधिक है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखें। अपने हाथों को समय समय पर आप सैनिटाइज करते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इससे पहले हम बात कर रहे थे मास्क जरूर पहनें अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं। और टेबल, कुर्सियां, दरवाजे, हैंडल, जहां भी आप सरफेस को टच करते हैं वहां भी सैनिटाइज करें। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू या फिर रुमाल का इस्तेमाल करें। तो बचाव के उपाय क्या हैं? लोगों ने हालांकि बहुत करीब से कोरोना को देखा है, लेकिन एक बार फिर से याद दिलाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। लक्षण एक बार फिर से आप जान लीजिए। बुखार होना, बुखार के दौरान सर्दी महसूस होना, खांसी होना और सांस लेने में परेशानी महसूस करना। तो कोविड-19 के लक्षण आपको बता रहे हैं। गंध या स्वाद का चले जाना, आपको किसी भी चीज में कोई स्मेल या टेस्ट अगर आप नहीं महसूस कर पा रहे तो हो सकता है कि ये कोरोना हो। बदन दर्द होना,
तो अगर इनमें से आपको कोई लक्षण लगता भी है तो आप एहतियातन भी कोरोना टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। अच्छा, आंखें लाल होना भी एक लक्षण माना जा सकता है। तो सांस लेने में दिक्कत होना, आंखें लाल होना, साथ ही आज के जो सवाल हैं उन पर भी एक नजर। सरकार से सवाल ये रहेगा, कितने तैयार हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार किया गया है, क्योंकि हालात बेहद डराने वाले भी देखे हैं देश ने। उन हालात से क्या सबक लिया गया, क्या तैयारी की गई, पिछली जो लहर कोरोना की गुजरी उसके बाद कितने नए अस्पताल बनाए गए, और खास तौर पर कोविड को ध्यान में रखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। और बात यह भी कि वैक्सीन की कमी क्यों है, ये वैक्सीन की जो कमी है इसे कब तक दूर कर लिया जाएगा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है चर्चा में। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। और डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष हैं आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, बहुत स्वागत है सर। और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। शुरुआत शास्त्री जी आपसे, जैसा कि हमने शुरुआत में सवाल भी दिखाया है, ग्राफिक्स हमने दिखाएंगे, कोरोना वापसी कर रहा है, दस्तक दे रहा है, रोजाना जो औसतन मामले सामने आते थे, दैनिक केस सामने आते थे, उनमें बढ़ोतरी है। सरकार कितनी तैयार है कोरोना को लेकर? देखिए ज्योति जी, इस विषय में पिछले काफी दिन से सरकार के एक योजना के तहत गाइडलाइन जारी करना और प्रशासन को उसके लिए हिदायत कर दे देना, और जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी उनको बचाव के लिए एक वैक्सीन का उपयोग किया गया है, तो उसके लिए उनको तैयार करना, और उसके प्रोत्साहन के साथ उनके कुछ ऐसा प्रोटीन भी देना जिससे उनकी ये लालसा हो कि ये होना ही चाहिए। तो सरकार ने 3-4 स्तर के ऊपर इसकी तैयारी की है। दूसरी बात, वैक्सीन की आज सूचना आई है कि जगह की वैक्सीन समाप्त हो गई, लेकिन इसके ऑर्डर कई दिन पहले से जारी हैं, शायद जल्दी ही 1-2 दिन में वो खेप अपने पास आ जाएंगे, दोनों प्रकार की। और जिस प्रकार से एक प्रोटोकॉल को फॉलो करने की जिम्मेवारियां सरकार ने, पैनिक ना हो, जबरदस्ती ना हो, इसको लेकर ध्यान में देखते हुए पहले सेल्फ ही एक अनुशासन के नाते, पहचान के नाते कि हम सबको बचाव रखना चाहिए, इस नाते पहले कुछ एडवाइजरी जारी की है। लेकिन यदि यह स्थिति ठीक से नहीं हुई और लोगों ने इस पर ध्यान देना कम दिया तो फिर प्रशासन सख्ती से भी नहीं चूकेगा। लेकिन प्रारंभ में ही सख्ती आ जाना, पैनिक पैदा करना, यह सरकार का उद्देश्य नहीं है। इसलिए, और इस प्रकार के जो केस हैं, मुझे लगता है कि जब मार्च अप्रैल के बीच में, या इस बार तो क्योंकि मार्च के अंतिम दिनों में भी बारिश, ओलावृष्टि काफी हुई है, तो मौसम परिवर्तन करने होते समय इस प्रकार की ये बीमारियां आती हैं, और उनके लिए हर साल वैसे भी तैयार रहते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना को हमने झेला है, देखा है, उस विविध स्थिति को, उस भयंकर स्थिति को, तो हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जहां तक सरकार की बातें हैं, सरकार का जो प्राथमिक एक गाइडलाइन जारी करना, लोगों से आग्रह करना, प्रशासन को उसके अनुपालना के लिए आग्रह करना, ये बातें सरकार ने कर दी हैं। और उसके बाद में जो जैसे जैसे केस बढ़ते हैं तो एक मेडिकल का प्रोटोकॉल केंद्र की ओर से आता ही है, और उसका पालन करने के लिए सबको हिदायत भी है और सब कर भी रहे हैं। वैक्सीन का 2-4 जगह से ऐसी सूचना है कि वो समाप्त हुई है। हाँ। लेकिन 4 दिन पहले ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने एक बयान जारी करके इसके लिए आग्रह भी किया था, और वो शायद 1-2 दिन में कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन 1-2 दिन में वो खेप आ जाएगी जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध। नरेश जी आपसे समझेंगे सर, अब जो कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, कितना घातक इस वेरिएंट को माना जा सकता है, इसका नाम भी आप बताइएगा, और साथ ही क्या मानकर चलें कि इससे अगर सरकार ने, सिस्टम ने सावधानी नहीं बरती, लोग सावधान नहीं रहे, तो इसे अगली लहर के तौर पर भी देखा जा सकता है आने वाले दिनों में? देखिए ज्योति, मैं कुछ जमीनी सच्चाइयां बताना पसंद करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जब बात कर रहा हूं आपसे तो ये पब्लिक मीडिया है और हजारों लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो शब्दों को जरा नाप तोल के बोला जाएगा। पहली बात तो जो एक
भावना सी मीडिया में पिछले 2-3 हफ्ते में मैं देख रहा हूँ, ये 5th वेव या 4th वेव ऑफ कोरोना नहीं है। जो ये वेरिएंट आया है, जो मैं टेक्निकल जुबान यूज कर रहा हूँ, XBB 1.16 है, जो हमने 2021 में डेल्टा वेव देखी थी, जिसमें अप्रैल में 2021 में तबाही देखी थी और हम सब ने बहुत क्लोजली देखा है। डॉक्टरों ने भी देखा है, जनता ने भी देखा है, मीडिया ने भी देखा है और लोगों ने कहा है कैसे मौतें हुई हैं। तो इसलिए पहली बात तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात बता दूं आपको, डेल्टा वेव जो बहुत ही खतरनाक थी, तब भी मुझसे पूछा जाए तो बीमारी तो जितनी थी सो थी, दहशत उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा थी। शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा हो गई थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, आईसीयू की शॉर्टेज, बेड्स की शॉर्टेज, एसेंशियल ड्रग की शॉर्टेज। वो क्यों हुई थी? कहीं ना कहीं एक पैनिक फैल गया। मुझे खुशी है, नॉट ओनली हरियाणा बट ऑल अक्रॉस इंडिया सब बेटर प्रिपेयर्ड हैं, हॉस्पिटल भी तैयार हैं, डॉक्टर्स भी तैयार हैं और सबसे ऊंची बात, हमारी समझ पहले से बेहतर होती है। हमें 220 करोड़ यूनिट वैक्सीन लग चुकी है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि हमारे 100 करोड़ पीपल एटलीस्ट 2 डोज लगवा चुके हैं। उनका बूस्टर डोज ड्यू है, जो लोग नहीं लगवा रहे। स्थिति इतनी खराब हो गई थी, अच्छी हो गई थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो मेन मैन्युफैक्चर है, उन्होंने वैक्सीन बनाना तक बंद कर दिया था। उनकी शिकायत थी कि हमारा पिछला माल अभी उठ नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, हम नहीं कह सकते। वो स्थिति गवर्नमेंट लेवल पे होगी, नेशनल लेवल पे, उसकी मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, वो सुधारेंगे। लेकिन अभी जो आम लोगों के लिए जरूरी है, मैं बता दूं ज्योति कि जो हम इसके केसेस बकायदा क्लिनिक्स में ऑल अक्रॉस इंडिया, एनसीआर, हरियाणा, हर जगह देखते हैं। हम देखते हैं कि ये कोरोना का केस है। टेस्टिंग थोड़ी कम हो रही है, अगर एक्चुअल केसेस देखे जाएं तो इससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन ये भी मैं बता दूं, ये जो केसेस हैं किसी भी हिसाब से खतरनाक नहीं, इसमें ऑक्सीजन कम नहीं होती है। तो मैं 3 वर्गों को बताना पसंद करूंगा। एक वर्ग जो बच्चे हैं 5 साल से कम के, एक वर्ग जो गर्भवती महिलाएं हैं, और एक वर्ग जो सबसे इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए, वो है हमारे परिवार के बड़े बूढ़े जो 60-65 साल वाले हैं, या जिनको कोई दूसरी बीमारी है, कोई लंग डिजीज है, सीओपीडी है, कोई अस्थमा है, कोई अनकंट्रोल डायबिटीज है, कोई लिवर, लंग, हार्ट डिजीज है, किसी को HIV है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस है, कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज की दवाएं चल रही हैं। इन वर्ग को हमारा बचाना बहुत जरूरी है। बहुत कम बारी ज्योति जी, जैसे भी इनको कोरोना शुरू होगा, इनका RT-PCR एकदम टेस्ट होना चाहिए, इनको बचाव मिलना चाहिए। अगर इनको घर में बैठे ये ठीक नहीं होते हैं, इनको जस्ट कंप्लीट, इनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। PCR एक बार देखिए, बजरंग जी को आवाज नहीं मिल रही है जी। हेलो, एंड एक बात और बता दूं, आम लोग जो घर बैठे बैठे अपने आप एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, चाहे कोरोना है नहीं, ये गलत है। लोगों को अगर वो पड़ना है तो पैरासिटामोल की टैबलेट खाएं, पानी पीने, अपना साधारण खाना खाएं, अपने आप को आइसोलेट कर दें। बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, सावधान जरूर रहना है, ये आप कह रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए, बजरंग जी आवाज मिल रही है आपको? बजरंग दास जी, ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी कम मिल रही है मुझे। आप ये बताएं कि जी ना बोलिए ज्योति जी। ठीक है, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप लोग हरियाणा में, और पिछली जो लहरें कांग्रेस ने देखी, उसमें सरकार की सिस्टम की विभाग की जो तैयारी थी, उसके आधार पर इस बार क्या उम्मीद कर रही है कांग्रेस सरकार से? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, कोई भी बीमारी है उसके लिए पुख्ता प्रबंध सरकार को करने की जरूरत है। वैसे स्वास्थ्य विभाग जो भी कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी करे, जनता को उसको ऊपर फॉलो करना चाहिए, और बचाव में ही कहते हैं में भी बचाव जरूरी है। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब ने बताया, चावला जी ने भी, गर्म पानी पिए, और भाप, इसमें क्या है, भाप लेने जरूरी है। और यहाँ तक कि मोटा देसी अनाज है जी, वो खाने से बीमारियों को भी मुक्ति मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक कि साफ सफाई भी रखने की जरूरत है। मगर आपने एक सवाल किया, पीछे जो कोरोना रहा 2020-2021 के अंदर जो कोरोना आया, बहुत बड़ा दुखदायी था। दुनिया भर के लोग हमसे उस समय बिछड़ गए, क्योंकि एकदम से कोरोना आने के कारण
कि थोड़ा सा प्रबंध में कमी रही, सबको पता है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन की कमी रही। यहां तक कि मैं हिसार जिले की बात करता हूं, अग्रवाल मेडिकल कॉलेज एक सेंटर बना गया कोरोना का, जिसके अंदर 6 जिले हिसार, फतेहाबाद, सरसा, जींद, भिवानी, कैथल 6 जिले दिए गए। 150 बेड का कोरोना सेंटर बनाया। उसके अंदर 6 जिले में आप हिसाब लगा लीजिए 25-25 पेशेंट पाती आएंगे, और कोरोना के पेशेंट हजारों आ रहे थे। ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह थी, ना किसी सरकारी हॉस्पिटल में जगह थी। यहां तक कि जितनी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं थी उनको भी खाली करवाया गया। जैसे हमारा अग्रवाल भवन था, हमने कोरोना के लिए पूरा खोल दिया, वहां बेड चालू किया। अग्रवाल धाम में 280 कमरे थे, वहां कोरोना का सेंटर बनाया, वो पूरा चालू कर दिया, वहां बेड लगवाए सबकी में। अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की टीम में वहां बिठाई, हर प्रकार की मूलभूत सुविधा, खाना, नाश्ता, चाय पानी, हर प्रकार की सुविधा वहां दी गई। फिर भी परमात्मा के जो आदेश था उसका कि हम जोर चलता नहीं, काफी साथी फिर भी हमसे बिछड़ गए। वो एक बड़ा दुखदाई था, और मैं कहना चाहूंगा, इसके ऊपर मैं राजनीतिक नहीं करना चाहता, ये सामाजिक मुद्दा है, जनता के हित का मुद्दा है। हम सबको मिलजुल कर कोरोना से लड़ना है और बीमारी को दूर भगाना है। मगर मैं एक बात सरकार से अपील जरूर कहूंगा। हाँ। अपील इस बात की है, आप देखिए सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्टाफ की कमी आपके सामने है। कोरोना के समय में जो उन्होंने स्टाफ रखा था वो सारा स्टाफ ही हटा चुके हैं, और स्टाफ की तनख्वाह भी आज तक नहीं दी गई। जो स्टाफ लगा था, आपको ध्यान होगा, यहां देवीलाल जी के नाम पर कोरोना सेंटर खोला गया था जिंदल हॉस्पिटल के अंदर। वो टेम्परेरी खोला गया था, काफी मोटा पैसा उस पर लगा, मगर उस समय की कर्मचारी तनख्वाह बाकी है, सारे कर्मचारी लगा दिए, हटा दिए। सरकारी हॉस्पिटलों में आज भी, मतलब मैं कहना चाहता हूं, वेंटिलेटर चालू नहीं है, और कोरोना के लिए ओपीडी का पूरा प्रबंध नहीं है। आप चेक करवा लीजिए सरकारी हॉस्पिटल से। जब आपकी डिबेट थी, मैंने सरकारी हॉस्पिटलों के डॉक्टरों से, स्पेशल 8-9 डॉक्टरों से बातचीत की, बोला गर्ग साहब ये बातें हैं आप रखो, कि ताकि सरकारी हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधा मिलेगी तो गरीब आदमी को राहत मिलेगी। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई चला जाता है, आप देखिए गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक दिन के 12-12 हजार रुपए एक बेड के वो सरकारी नॉर्म है। सरकार के एक नॉर्म भी, एक दिन का आप इतना पैसा लोगे, बताओ कहां कैसे कोरोना इलाज कराएगा। मान लो उसने 12 दिन रहना तो 1.5 लाख रुपए कौन देगा, गरीब आदमी कहां से लाएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए बात है, बहुत मारामारी की तस्वीरें भी सामने आई कोरोना काल के दौरान, खासतौर पर दूसरी लहर के दौरान की बात करें, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उनकी कहीं कालाबाजारी तो कहीं उपलब्धता नहीं थी। बहुत हालांकि कई जगह सरकार की आप कह सकते हैं कि अच्छी जो कोशिशें की गई उनकी तस्वीरें भी सामने थी। रेड्डी साहब, 2 दिन की मॉक ड्रिल हुई है पूरे ही देश में। बात नहीं बताता हूं मैं, इंजेक्शन इतने ब्लैक में बिके हैं, इंजेक्शन का आप सोच नहीं सकते। हाँ। इतने ब्लैक में बिके हैं, सोच नहीं सकते। मतलब कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक एम्बुलेंस तक की भी कमी रही। लोग जब हम जाते थे शमशान भूमि में, देख के आंखों में आंसू आते थे। वहां पर जब डेड बॉडी देखते थे, जलाने के लिए शमशान भूमि में जगह कम पड़ गई थी। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर थी, पूरे देश के अंदर थी। ये बड़ा दुखदायी दिन था। देश और दुनिया के अंदर हरियाणा में भी हालांकि कोशिश की। ठीक है, हरियाणा सरकार की कई मोर्चों पर तारीफ भी हुई कोरोना को लेकर, लेकिन कई जगह पर अव्यवस्थाएं भी देखी गई। मिला जुला असर था, आप कह सकते हैं। ठीक है रेड्डी साहब, ठीक है बजरंग जी, ठीक है, आप शुरुआत में कह चुके हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हालांकि सरकार से तो सवाल होंगे, सामाजिक मुद्दा के सामूहिक प्रयासों की जरूरत है, लेकिन सरकार कितनी तैयार थी उस वक्त और आज कितनी तैयार थे, सवाल ये। रेड्डी साहब, 2 दिन की मॉक ड्रिल की गई पूरे ही देश में, जायजा लिया गया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो कितना तैयार थे सिस्टम इस बात का। हाँ देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है मॉक ड्रिल करना। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है
कि आपात स्थिति से अगर पैदा हो जाती है तो उससे किस प्रकार से निपटा जाना चाहिए और उसकी कितनी तैयारियां हैं और सरकार कैसे अर्जेंट में एक्शन लेना पड़े तो ले सकती है। तो ये अच्छी बात है, इन्होंने मॉक ड्रिल की और उसकी तैयारी के बारे में पहले से ही जागरूक हुए। लेकिन ज्योति जी, सबसे ज्यादा जो शांति की बात तो ये है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये जो वेरिएंट है XBB.1.16 ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जो पहले डेल्टा वाला था या ओमिक्रॉन वाला था, उससे भी कहीं ना कहीं इसको सहज बताया जाता है। नंबर 1 तो ये अच्छी बात है, चलो ये तो प्राकृतिक आपदा है, आ रही है, लेकिन इस वेरिएंट जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी सी कम है, कम जो है ना ये खतरनाक है। दूसरी बात, देश इसके बारे में जान चुका है, इसकी पूरी जानकारी है, और जब 2020-21 में इतनी ज्यादा हालात खराब हुए थे तो उस टाइम काफी सारी व्यवस्थाएं हो गई थी और सरकार को भी पता लग गया था कि भाई इसके लिए किन किन चीजों की कमी आ सकती है और किन किन चीजों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा हमारे देशवासियों को भी, प्रदेशवासियों को भी, कि पैनिक होने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब पैनिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं सब सुविधाएं होते हुए भी वो कम दिखाई देने लग जाती है और उसमें अफरा तफरी मच जाती है। पीछे हमने देखा हमारे कई केमिस्ट साथी हैं, वो कहते हैं कि एक परिवार जो ना 10-10 किट लेकर के जा रहा है, भाई उनको हो सकता है किटें ना मिले, दवाइयों की किट मिलनी मुश्किल हो जाएगी, वो हो जाएगी, इस वजह से भी ज्यादा पैनिक पैदा हुआ था। जो लोग सक्षम थे उन्होंने हर एक चीज का स्टॉक किया, चाहे खाने पीने की वस्तुओं की बात करें, काला बाजारी कर ली और बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से ये हालात बिगड़े थे। और इसका मुख्य कारण ज्योति जी क्या था कि सरकार की तरफ से बार बार ऐसे बयान आ रहे थे कि रेमडेसिविर खत्म हो गया है, ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए हैं, या वो नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहे हैं और हॉस्पिटलों के बेड भर गए। तो इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज दी जाती थी, कहीं ना कहीं वो बड़ा रीजन था। तो गवर्नमेंट को भी इसमें संयम रखना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे, देखिए सबके लिए चिंता का विषय है, प्राकृतिक आपदा है, सबको मिलकर के इसका सामना करना होता है। लेकिन जिस प्रकार से साथी ने कहा कि हमने गाइडलाइन जारी कर दी है, प्रशासन को इतला कर दिया है और केंद्रीय प्रोटोकॉल आ गया है, उसको मानना होगा, तो ये तो बातें सही हैं, सभी डॉक्टर्स भी जानते हैं, स्टाफ भी जानता है, पब्लिक भी जानती है, और कोई अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, कोई अपने रिश्तेदार को नहीं खोना चाहता, सभी प्रिकॉशन जो ना लेते हैं और लेने भी चाहिए सभी को। ये हमारा भी निवेदन है, एक मजबूत विपक्षी पार्टी इनेलो की तरफ से हम भी प्रदेश से निवेदन करते हैं कि इन गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन जिस प्रकार से ज्योति जी अभी आपने सुनवाया हमारे को फरीदाबाद सेक्टर 3 की, मैं बधाई देना चाहूंगा। नवीन साथी कोई बोल रहे थे हॉस्पिटल की तरफ से कि उन्होंने स्थिति को स्पष्ट बताने का काम किया। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से वैक्सीन नहीं है, ऑर्डर कर दिए हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी खामी है। 2 महीने से ये चल रहा है कि कोरोना जो ना आ रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन आज भी हॉस्पिटल्स में वैक्सीन है। इस सरकार की जो ये हालात है ना कि भाई कोरोना आ चुका है, वैक्सीन के ऑर्डर कर दिए गए हैं, मुआवजा देना है, गिरदावरी के ऑर्डर कर दिए गए हैं, फसल कट करके मंडियों में पहुंच गई, गिरदावरी किस बात की करोगे आप लोग, फसल बोई जा रही है, खाद के ऑर्डर कर दिए हैं, अनाज की तोलाई हो रही है, बारदाना के ऑर्डर कर दिए हैं। अरे भाई, इस नीति से सरकार को उभर जाना चाहिए और सरकार को एडवांस में जाग करके एडवांस में प्रबंध किए जाने चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे प्रदेश की सरकार तो घटना घटने के बाद जो है ना वहां पर रेड लेवल लगाती है कि यहाँ घटना हो सकती है। जब घटना हो चुकी है उससे पहले संकेत मार्क लगने चाहिए, उससे पहले तैयारियां होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। जैसे अभी डॉक्टर ने बताया टेस्टिंग की रेशो जो है ना बहुत कम है, उसको रेशो को बढ़ाया जाना चाहिए। आज जो हालात बताए हैं कि लगभग 7% केसेस जो है कोरोना के आ रहे हैं, यानी कि 100 की टेस्टिंग होती है तो 7 कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जबकि कई स्टेट में ज्यादा है कहीं कम है। अभी रेशो ठीक है, अगर सरकार और ज्यादा जागरूक हो और ज्यादा सचेत हो इसके ऊपर तो इसको यहीं पर रोका जा सकता है, बशर्ते कि सरकार जो है एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट घटना का बोर्ड ना लगाए, उससे पहले वहां पर प्रबंध करे कि ये हो सकता है और अपनी तरफ से कमी ना आने दें। और अभी हमारे प्रदेश के हॉस्पिटलों में देख लो, मेडिकल स्टाफ 50% से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है। रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कहीं लैब अटेंडेंट नहीं है, लैब टेक्नीशियंस नहीं है,
50% डॉक्टर्स नहीं है, तो इनको भी एडवांस में पूरा कर लेना चाहिए और स्टाफ की कमी नहीं रहने देनी चाहिए, उसको पूरा करें ताकि इस भयावह बीमारी से प्रदेश में किसी प्रकार का कोई खतरा। ठीक है, आपने बात पूरी की, कुछ अच्छे सुझाव भी आपने सरकार को दिए हैं। जादौन साहब, अब कोरोना के जो केसेस हैं पिछले काफी दिनों के मुकाबले अधिक हो गए हैं और पिछली लहरें हमने देखी हैं। आने वाले दिनों में अगर मगर की स्थिति है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हालात बिगड़े, लेकिन अगर हालात बिगड़ भी जाते हैं तो आप क्या चुनौतियां मानते हैं सरकार के सामने? कोरोना की पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, इसके बाद वैक्सीन आ गई थी, वैक्सीनेशन शुरू हुआ। तो एक तो सरकार की जो गंभीरता की कमी रही ये वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए था जी। पहला डोज तो बड़ी संख्या में लोगों ने 100% के करीब पहुंच गया, लेकिन दूसरा डोज कम रहा और तीसरा डोज जो बूस्टर डोज है वो बहुत ही कम लोगों ने हरियाणा में लगवाया। अब जब हम दिल्ली से बॉर्डर साझा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो, 100% हो जाए तो अच्छा है। सख्ती नहीं कर सकते, लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। पिछली बार कितनी खामियां रही, पिछली बार ये कहते रहे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, और ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई। कोरोना पेशेंट ने दम तोड़ दिया ऑक्सीजन की कमी से, और बड़ी कसमकस चलती रही सरकार की और विपक्ष के बीच में। जब ये विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया गया और ये सरकार से मांग की गई कि वो बताए, वो जांच करवाए कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की डेथ हुई। हाँ। तो उनका तो एक बयान आ गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ ही नहीं। तमाम तरह के फिर ऑक्सीजन के प्लांट बहुत जल्दबाजी में हड़बड़ी में लगाए गए, कई हड़बड़ी में जो है हॉस्पिटल शुरू किए गए, एक शहर में शुरू किया गया था, और वो तमाम मेडिकल कॉलेज में 550 बेड, 750 बेड, और रोहतक पीजीआई में 2000 बेड, इस तरह के बड़ी पैमाने पर हड़बड़ी में और भाग दौड़ के साथ तैयारियां की गई। अब यह है कि अभी देखिए कि पैनिक ना क्रिएट किया जाए और ऐसी बात न की जाए। अरे पैनिक तो अपने आप क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। हरियाणा में अभी ये किस लहर को क्या कहें, तीसरी चौथी लहर कहें, इसमें अभी डेथ हो चुकी है। अब आप ये कहें कि नहीं उनको तो पहले से दूसरी बीमारियां भी थी, तो इससे क्या मतलब है। लेकिन वो कोरोना पेशेंट हुए और कोरोना से उनकी डेथ हुई और प्रिवेंटिव मेजर उनके साथ नहीं किए जा सके, वैक्सीनेशन वगैरह मुझे लगता है कि नहीं हुआ। तो इन सबकी जांच होनी चाहिए। तो सरकार को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। सरकार तो ये कह रही है कि हर जिले में हमने RT-PCR वो लैब खोल दी जांच के लिए, वैक्सीनेशन वो सैंपल टेस्ट के लिए। मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी ये बात बहुत तेजी से उठाई गई थी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होना चाहिए ताकि तुरंत ही जो है लक्षण सिम्टम्स दिखाई देते ही जांच हो जाए। बिल्कुल। इनिशियल जांच तो हो जाए, फिर RT-PCR जांच तो बाद में भी हो सकती है। तो सरकार को जो है बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अब बता रहे हैं कि इस दौर में वैक्सीन ही नहीं है। पिछली बार दवाइयों की कितने ब्लैक मार्केटिंग हुई, इंजेक्शन की, जो भी उस समय सजेस्ट किए गए कि ये इंजेक्शन है, ये गोलियां हैं, उन सबकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी हाइतुमा बची हुई थी। अमेरिका ने तो भारत को प्रेशराइज कर दिया था कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमें भिजवाओ। तो इस तरह का सरकार को पहले से इंतजाम करना चाहिए। जब ये माना गया था कि कोरोना कभी खत्म नहीं होगा और अब कोरोना बढ़ रहा है, रिकवरी रेट घट रही है और तमाम तरह की जो है चुनौतियां, संक्रमण दर बढ़ रही है, डेथ भी हुई है, तो हरियाणा को वो सतर्क रहने की जरूरत है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जहां आपको अच्छा रेवेन्यू दिलाते हैं, वहीं आपको दुनिया भर के बड़ी संख्या में पेशेंट भी दिलाते हैं। बिल्कुल। जैसे कोरोना का दौर आता है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को मानते हैं कि दिल्ली से लगते जो हमारे जिले हैं, गुरुग्राम फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत झज्जर की बात करें, यहाँ हालात बहुत खराब भी रहे। जी, आपने भी, चूंकि देखिए इस मुद्दे को लेकर शास्त्री जी, जो भी पैनलिस्ट है सबका सरकार को नसीहत भी है, सरकार को सुझाव भी दिया जा रहा है। पिछली बार की खामियां भी पैनल पर निकाली जा रही हैं और इस बार किन बातों का ध्यान रखना है इसको लेकर भी सुझाव। लेकिन कोरोना की जो हमने लहरें देखी, उसके बाद आप ये जानकारी दें पैनल पर दर्शकों को कि कितना अतिरिक्त बजट रखा गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से, कितने नए मेडिकल कॉलेज या अस्पताल बनाए गए, उपकरणों से जुड़ी कितनी अतिरिक्त सुविधा दी गई, और क्या स्वास्थ्य कर्मियों की भर्तियों से लेकर बात करें तो क्या कोई अतिरिक्त कदम उठाए गए सरकार की ओर से? देखिए ज्योति जी,
मैं पहले सारे पैनल्स के द्वारा जो सरकार के लिए सुझाव, आग्रह, निवेदन जो किए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और क्योंकि ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, किन्हीं व्यक्तियों द्वारा कोई जनित कोई काम नहीं है, ये प्राकृतिक और ईश्वरीय आपदा है, तो उसको हम सबसे मिलकर लड़ने की जो एक संकल्पना है उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। दूसरा विषय यह है कि जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने कहा कि पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी हम सबके लिए एक संतोष का विषय, क्योंकि इसमें हमारी कोई विशेषज्ञता नहीं है किसी पत्रकार की या पैनलिस्ट की कि वो कैसा है, किस तरह का। ये तो मेडिकल को जानने वाले लोग ही बता पाएंगे कि किस स्थिति है। तो ये जानकर भी संतोष होता है कि इतनी पैनिक स्थिति नहीं आएगी और नहीं है ऐसी। इसके लिए जो पैनिक की स्थिति है, दुश्मन कमजोर के इस बात से तो हम कुछ नहीं हो सकते ना। हमारी तैयारियां इतनी हो कि अगर हालात बिगड़े, और केवल ठीक है, केवल ये ऐसा नहीं कि सामाजिक ही मुद्दा के, सरकार की तो आलोचना भी होगी, सरकार की खामियां निकाली जाएंगी, सरकार से सिस्टम से सवाल होंगे, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर है। अच्छा करेंगे तो तारीफ भी होगी, लेकिन जहां हालात बिगड़े थे उससे तुलना करते हुए हम बात करें कि कितना बजट बढ़ाया, अस्पतालों में क्या सुविधा दी गई है, ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो अब क्या स्थिति है। जो बहुत बुरा दौर देखा देश ने, प्रदेश ने, वैसे हालात ना हो, इस बात को सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? देखिए ये तो इसमें केवल ये नहीं कह सकते कि सामाजिक मुद्दा क्या, सामूहिक प्रयास ही होंगे। सरकार की जिम्मेदारी तो सर सरकार की निभाएगी। निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेवारियों से कोई आदमी विमुख भी नहीं हो सकता, और वो गैर जिम्मेवार सरकार नहीं है, इसकी भी गारंटी है। विषय यह है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री, देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों ने और मेडिकल स्टाफ ने जिस तेज गति से इसके ऊपर ध्यान दिया गया, हम सब जानते हैं कि महामारी का कोई उपाय नहीं होता, और दुनिया की कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी व्यवस्था अपनी आबादी के कितने प्रतिशत के लिए सुविधाएं रखती है और क्या होता है, ये सब पैमाने हैं। लेकिन जब कोई चीज महामारी के रूप में आती है तो उसके लिए कोई भी सरकार इतनी व्यवस्था नहीं कर सकती कि आपके पास 1 लाख नागरिक है तो 1 लाख के लिए एक दिन के लिए तुरंत उनको एडमिट करने की स्थिति दुनिया की कोई मानी भी नहीं जाती, होती भी नहीं है, हो भी नहीं सकती। लेकिन जब इस प्रकार की महामारी आती है तो साधारण जगह के ऊपर भी मेडिकल, ये तो हम उम्मीद करें ना। अब तो जब 2 से 3 लहरें देख ली हैं, अब तो हाथ नहीं खड़े कर सकते ना। नहीं खड़े नहीं कर सकते। अदृश्य दुश्मन था, पहले नहीं पता था कि कोरोना जैसा भी कुछ हो सकता है, क्या होगा। लेकिन जब हालात देखे पता चला कि हम में कहाँ कमियां हैं, सिस्टम में कहाँ कमियां हैं, स्वास्थ्य विभाग में कहाँ कमियां हैं, क्या किए जाने की जरूरत है। तो इसमें अब नहीं कह सकते, कम से कम जब वैक्सीन लोगों को लग चुकी है, पहले से पता है कि फिर से दस्तक दे चुका है, अब कम से कम नहीं कह सकते शास्त्री जी कि इतनी तैयारी तो हो ही नहीं सकती जो काफी हो। क्यों नहीं हो सकती? नहीं, यह संभव नहीं है, लेकिन उसके पहले से हम प्रयास करेंगे तो वो स्थिति आए ही ना, उसके लिए तैयारियां है। और जब प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उसका नाप तोल नहीं होता। आप पिछले दिनों मार्च का महीना, हमने तो कई शायद 15-20 साल बाद देखा कि मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में ओलावृष्टि होना और 10 दिन तक वर्षा कंटिन्यू होना, ये किसके हाथ की बात है? किसने सोचा था? 10 दिन पहले तक सोच भी नहीं रहे थे। किसान खुशहाल थे, अच्छी लहलाती फसलें थी, अच्छा एक अनाज उत्पन्न होकर एक खुशहाली की ओर थी, लेकिन सब कुछ धरा रह गया। कितनी व्यवस्था करेंगे आप? लेकिन रोग है, कई दिन से चल रहा है, उसका स्वभाव पता है, उसकी आवश्यकता ही पता है, उसके लिए जो पहले से तैयारियां चाहिए वो है। उससे हम इस स्थिति तक आ सकते हैं कि हम कोशिश करें कि वो स्थिति ना आए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मैं हालांकि जवाब काफी लंबा हो गया, आप मुझे ये बता पाएं कि क्या कुछ नए अस्पताल, नए मेडिकल कॉलेज? नहीं, मेडिकल कॉलेज केवल कोरोना को ध्यान में रखते हुए न तो बनाए जाते न बनाए जाते, लेकिन सरकार की पॉलिसी, मैं बता रहा हूँ, सरकार की पॉलिसी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खड़ा हो, इसके लिए प्रयास है। और बहुत जगह मुझे लगता है कि अगले 3, 4, 5, 6 महीने के बाद उन सब का फंक्शनल भी हो जाएंगे, और जो मेडिकल की सुविधा या उसके बजट की बात है, पिछले दिनों मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का ये बयान हमारे लिए संतोष का विषय है कि हमने वैक्सीन के लिए तो है ही है, लेकिन प्रोत्साहन के लिए भी बजट रखा है कि उसके प्रोत्साहन में जो कुछ सरकार से खर्चा हो वो करे, और लोग ज्यादा से ज्यादा इस विषय के ऊपर आए कि हमें वैक्सीन लगानी है।
प्रोवोकेशंस के लिए लगानी है, बूस्टर डोज लगवानी है, उसके लिए ठीक जागरूकता है, का नरेश जी के एक पास अभियान चलते है, हैं। उसके नरेश लिए जी से लगातार पहले प्रयास किए जा रहे हैं। रेणु साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। रेणु जी। मैं बोलूं मैडम? हाँ ज्योति जी, मैं ये अभी कहना अभी आ चाहता रहे हूँ, हैं फिर आपके पास, शास्त्री चावला की जी अभी बातों आ रहे से हैं। मुझे ये आभास हुआ कि जैसे ये सत्ता करते करते, ये शासन करते करते थक चुके हैं। इनकी बातों से ये लग रहा है कि ये थक चुके हैं। इनको लग रहा है कि अब हमें और अब प्रदेश की सेवा नहीं कर सकते। कैसे उदाहरण दे रहे हैं और ये इसीलिए कह रहे कि नहीं हो इसीलिए सकता, आप नहीं हो इंतजार सकता। कर रहे हैं माननीय कि मुख्यमंत्री सत्ता हमारे हाथ में आ महोदय ने जाए। अभी इस फरीदाबाद कोविड में के अंदर आपदा में भी C20 अवसर ढूंढ रहे हैं आप। शास्त्री जी सुनिए, नहीं नहीं प्लीज नहीं सुनिए। नहीं, आपका अभी मैं फरीदाबाद इसको में पॉलिटिकलाइज मीटिंग नहीं कर रहा था, फरीदाबाद लेकिन में दुनिया की कोई C20 ताकत ऐसी है that कि is a प्राकृतिक group of आपदा को कंट्रोल कर G20 सके। नहीं उस ग्रुप में ना, ना। ऐसे नहीं 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 नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आप जैसे वरिष्ठ वरिष्ठ प्रवक्ता से ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। आप पॉलिटिकलाइज करके इस विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं और केवल इसके आधार पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोविड के दौरान जो सेवा की गई, भोजन के लिए कितने प्रकार की चीजें थी, वो इस बात को कहता है कि हमने जनता की आप कैसे कह सकते हो कि भाई 1 लाख लोग बीमार हो गए तो 1 लाख की व्यवस्था नहीं करेंगे? कैसे 100%? अरे आप बताइए ना, 100% लोगों के लिए आप हॉस्पिटल की व्यवस्था दुनिया में कहीं हो सकती है क्या? लेकिन वो स्थिति नहीं आए, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। नहीं नहीं, आप अनावश्यक आप कोविड के आधार पर राज्य की सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ये दो स्वप्न ऐसा नहीं हो सकता, होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, आप ना बोले ये बात क्या जाने दूंगा, लेकिन कोविड के आधार के ऊपर आप सत्ता का केंद्र बनना चाहिए और कोविड के ऊपर चर्चा करके आप हरियाणा की राजनीति को अपने हाथ में रखना चाहिए। ये आपकी भूल है और इसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं शास्त्री जी क्या कह रहे हैं। चुप हो जाइए आप, सुन लेते हैं एक बार प्लीज आपको। ठीक है, आप बोलिए। नाराज ना हो शास्त्री जी, सुन लो आप। मैं ये कह रहा हूँ, ओके बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, अभी C20 की बैठक हुई थी फरीदाबाद में, C20 की बैठक हुई थी जो G20 का ग्रुप की एडवांस थी। उसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे प्रदेश में 28,000 डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर हैं। क्या ये व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती? क्या ये आपातकालीन स्थिति की बात है? अरे हमारे को आवश्यकता 28,000 की है, आपके 13,000 डॉक्टर सिर्फ लिए, यानी कि 15,000 की कमी आपके पास डॉक्टर। कैसे लड़ोगे? आप तो सही कह रहे हो, कैसे व्यवस्था करोगे आप? और इसके अलावा 60% नर्सिंग स्टाफ की कमी है, ये आपके स्वास्थ्य मंत्री ने बात मानी है। ये तैयारी तो की जा सकती है शास्त्री जी। आपके जो ना पैरामेडिकल का स्टाफ नहीं है आपके हॉस्पिटल्स में, ये मैं मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं जो C20 मीटिंग में फरीदाबाद में 10 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कही। और पहला कोरोना आया तब आप कहने लगे थे कि हम 12,000 डॉक्टरों की भर्ती करेंगे। कितने डॉक्टर भर्ती किए आप तक? दिखाइए, लिस्ट निकालिए बाहर। सरकार स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं है, जिसका कारण यह है कि आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं शास्त्री जी। आपके हॉस्पिटलों में मेडिसिन नहीं है, आपके हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, और खुद आप कहते हैं नहीं है। चलिए अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए, और ये बात ठीक है शास्त्री जी, हम ओले गिरने से, बरसात होने से कोरोना की तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओले गिरने से आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कोरोना को आने से भी रोका जा सकता है एक हद तक, और उसके बाद लोग स्वस्थ हों उसके लिए सरकार और सिस्टम भूमिका अदा कर सकते हैं, जो कि जिम्मेदारी भी है। और कोरोना ने तो सरकार और सिस्टम को आईना दिखाया था, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें पता चला था कि ऐसे हालात अगर हो जाएं तो हमें कितनी कमियां या खामियां हैं। चावला जी, अभी जिस बात का जिक्र हुआ, शास्त्री जी ने कहा कि हम तो प्रयास ये करेंगे कि कोरोना को आने से ही रोका जाए, तो क्या क्या ऐसा किया जा सकता है? कि अच्छी बात है कि वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक या भीषण नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हालात बिगड़े ही ना, बहुत ज्यादा संक्रमण ना फैले? किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? हमारे देश में जो हेल्थ स्पेंडिंग है वो हमारी नेशनल जीडीपी का सिर्फ 1% है। डिस्पाइट इतना कांड हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी 1% ही रहा है। एक काम अच्छा हुआ था, वो वैक्सीन के लिए 38,000 करोड़ रुपए हमने अलग रखा था, जिसका इस्तेमाल हुआ है और हमारा देश बचा है। इस बात को मैं अच्छा मानता हूँ। अब आ गई बात इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कहूँगा ज्यादा तलक अभी तक कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन जब वायरस ज्यादा फैलता है तो म्यूटेट होता है। वो कब बढ़ जाएगा हमें नहीं मालूम। अभी तक हमारी राय है कि जो हमारा ये जो XBB
1.16 वेरिएंट है, ये एंडेमिक होकर रह जाएगा। एंडेमिक का मतलब ये छुटपुट चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो हम लोगों को, जो मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि सिंपल 5 बातें। एक, घर पे निकलो तो मास्क पहन के निकलो। एक, भीड़ भाड़ ना पैदा करो। हमारे देश में सामाजिक और धार्मिक जो गैदरिंग्स ज्यादा होती हैं, इसमें कोई असूल बनाए जाएं। और उसके ऊपर हम कहेंगे अपने हाथों को सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। और अगर इतना करते हैं तो मैं ज्योति खुलेआम कहूंगा, हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। मैं चाहूंगा न केवल हरियाणा सरकार, हमारी दिल्ली, अदर स्टेट एटलीस्ट ये कानून लागू करते हैं कि एटलीस्ट जहाँ जो मेट्रोज पे, ट्रेन पे, बसेस पे, ऑडिटोरियम्स में, मॉल्स में, जहाँ भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो वो क्लोज स्पेसेस हैं, वहां पे अगर मास्क का इस्तेमाल मस्त कर दिया जाए तो मैं दावे यकीन से कहूंगा हम बहुत हद तक बच जाएंगे। मत भूलिए, आज कोरोना है, कल कोई दूसरा वायरस भी आ सकता है। कुछ दिन पहले हम इन्फ्लुएंजा वायरस सुन रहे थे, H3N2, H1N1, इन्फ्लुएंजा बी। और सबसे बड़ी मार जो हमारे देश में है वो प्रदूषण की मार। अगर हम इन चारों बीमारियों से एक ही झटके में बचना चाहें, उसका नाम है मास्क का इस्तेमाल। हमारे देश में लोग मास्क को समझते हैं कि गवर्नमेंट का डंडा आएगा तो पहनेंगे, ये तो फाइन दे देंगे, पेनल्टी दे देंगे। ये रवैया गलत है। हम समझते हैं कि सब पॉलिटिकल वर्कर्स, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे एनजीओज हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे हमारी एनजीओ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, ये सब मिलकर अगर हम ये संदेश फैला दें तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोरोना आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये सच है, जो हमने कोरोना पिछले 2-3 सालों में देखा है, ये किसी युद्ध से भी बहुत बड़ी आपदा थी। वो इस आपदा से हमें सीख लेनी चाहिए, हमारी प्रिपेयर्डनेस, और उससे ऊपर होता है प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स करना शुरू कर देते हैं तो मैं समझता हूँ लोग बीमारी से भी बचेंगे, आईसीयू से भी बचेंगे, और ना चाहिए मौतों से बचेंगे। अगर ये संदेश हम ऑल अक्रॉस हरियाणा या पूरे हिंदुस्तान में फैला दें तो मैं समझता हूँ हमारा देश ट्रूली एक हेल्दी नेशन कहलाएगा। और हर आदमी, हर जान हमारी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि कोई आदमी 80 साल का हो गया है तो उसको मरना ही है, उसको कोरोना हो जाए, वो जगह ठीक चल रहा था, वो जगह चल रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जान हमारे लिए कीमती है, वो हमें हर जान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। बजरंग जी, देखिए, सामूहिक प्रयासों की तो जरूरत हर एक, हमने देखा है कोरोना काल की हर एक लहर में रही कि लोग भी सावधान रहे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन सरकार और सिस्टम और विभाग भी तैयार रहे, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ज्योति जी, आपको ध्यान होगा जब 2020-2021 के अंदर जब कोरोना एकदम से फैला, उस टाइम सरकार के साथ पूरे देश की, मैं हरियाणा की बात नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश की जितनी भी हमारी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं हैं, सभी ने बड़ा योगदान किया और सरकार ने उनको साथ जोड़ा और उस अभियान के साथ वो सारी संस्थाओं ने काम किया। मेरी हरियाणा सरकार से एक तो अपील है, इस कोरोना के बचाव के लिए जितनी भी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं उनको साथ जोड़े ताकि हम कोरोना से लड़ सके और कोरोना फैले ना। आप देखोगे आज मैं तो हमारी पार्टी लगा लो, किसी भी पार्टी लगा लो, मैं किसी पर आलोचना नहीं करता, सभी राजनीतिक पार्टियां, एक तो हम कहते हैं कोरोना आ गया, 100 आदमी से ज्यादा जहां मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी यह रखे, सबकी में सैनिटाइजर लगाए, मगर आप देखोगे हम भी रैली कर रहे हैं, हम दूसरों से क्या कहें। मुख्यमंत्री जी आपके सामने पलवल के अंदर खुद मीटिंगें कर रहे हैं। जब सरकार को तो सबसे पहले पहल सरकार को करनी होगी, सरकार को पहले जो मीटिंगें बंद करनी होगी और उनके लिए गाइडलाइन जो स्वास्थ्य विभाग देता है, सरकार देती है, पहले सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है मुख्यमंत्री के ऊपर। दूसरी बात, आप देखिए, आपने पूछा कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए। भी हॉस्पिटल बनाना दूर की बात, मेडिकल कॉलेज बनाना दूर की बात, जो आज सरकारी हॉस्पिटलों में मूलभूत सुविधा नहीं है, ये हकीकत बात है, ग्राउंड स्तर की बात कर रहा हूं, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कर रहा, मैं एक सामाजिक दृष्टि से बोल रहा हूं। दूसरी बात, आप देखिए, इन्होंने कोरोना के समय में जो डॉक्टर भर्ती करे, जो स्टाफ भर्ती करा पूरे हरियाणा के अंदर, वो सारा स्टाफ हटा दिया।
तो जब आप कोरोना लड़ाई कैसे करोगे, कोरोना से मरीजों इलाज कैसे करोगे? जो टेम्परेरी स्टाफ आपने रखा तो वो डॉक्टर रखे, उनको रखे, और सरकारी हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधा देने का काम करना चाहिए। यहां तक कि आपने देखो, एक नई बात बताता हूं, कोरोना आया, कोरोना आने के समय में दुकानें बंद रही, फैक्ट्रियां बंद रही, मतलब एक हॉस्पिटल छोड़ के सब कुछ बंद रहा। मगर सरकार ने क्या किया, बंद समय में दुकानें बंद, फैक्ट्री बंद, दुकानों का भी बिजली का बिल और हाउस टैक्स ले लिया। मैं सरकार से अपील करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं को वो जो भी आपने कोरोना के समय में बंद दुकान का, फैक्ट्री या किसी का भी जो आपने पैसे भरवाए हैं वो रिफंड करने चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम रिफंड कर देंगे, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, जहां अब कोरोना के समय का जो मेडिकल कॉलेज में सेंटर बनाने की बात है, जैसे रोहतक पीजीआई में सेंटर बना, करनाल के अंदर जो है कल्पना चावला में बना, अगरवा के अंदर है, तो इसके अंदर जो अपने मेडिकल के बेड जो है, कोरोना के बेड बहुत जगह है, 267 एकड़ जगह सिर्फ अगरवा मेडिकल कॉलेज के अंदर है और दुनिया भर की बिल्डिंगें बनी हुई है। अगर सरकार चाहे वहां 150 की बजाय 2000 मरीजों का भी वहां व्यवस्था 1 मिनट में हो सकती है। जगह की कमी नहीं है, कमरे की कमी नहीं है, सब प्रकार की सुविधा है वहां पे, मगर स्टाफ की कमी है, बाकी और दवाइयां, मूलभूत सुविधा की कमी है। वो प्रबंध सरकार कर दे तो दावे के साथ कहता हूं वो होगा। साथ ही साथ उसके बिल्कुल सामने 280 कमरे हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास कई अनेकों, कम से कम 20 हॉल है हमारे पास, 30 एकड़ के अंदर बना हुआ है। कभी भी जरूरत पड़ेगी 24 घंटे वो सरकार के लिए तैयार है, मरीजों के लिए तैयार है। हर प्रकार की मूलभूत सुविधा व्यवस्था हमारी संस्था करेगी, खाने से लेकर ठहरने से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था हमारी तरफ से पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ऑफर देता हूं, कभी ये एक सामूहिक लड़ाई ही होगी बजरंग दास जी, क्योंकि पिछली लहरों में भी हमने देखा इसमें लोगों के जागरूक होने की भी जरूरत है, मैं कहता हूँ सब सिस्टम के भी दुरुस्त होने की जरूरत है। पूरा देश हमारा परिवार है जी। राजेंद्र जादौन जी, ये सारा देश हमारा परिवार है। राजनीति होती रहती है, मगर इस विषय पर हम राजनीति करें, हमारे से घटिया आदमी हो नहीं सकता। हम खूब बिल्कुल राजनीति नहीं करेंगे। समाज कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर बयानबाजी तो खूब हुई, ठीक है सर, देश देगी उस आदेश की हम पालना करेंगे, सरकार की आदेश की पालना भी करेंगे, तो कोई दो राय नहीं। जादौन जी, बहुत करीब से लोगों ने बहुत बिगड़े हालात को देखा है, अपनों को खोया, आसपास के लोगों को बहुत बुरे हालात से गुजरते देखा। क्या इस बार भी लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? क्या ये समझाना या फिर जुर्माना ही लगाया जाए, कानूनी कार्रवाई ही हो, एक्शन हो? क्या इस बार भी ऐसी नौबत आएगी या लोग खुद से ही इस बात को लेकर जागरूक होंगे? देखिए, पिछली बार तो जुर्माने लगाए गए थे मास्क नहीं लगाने वालों पर, सरकार को बड़ी इनकम भी हुई थी, उसका उन्होंने डाटा भी जारी किया था कि मास्क ना लगाने वालों पर इतना जुर्माना जारी किया गया, जुर्माना वसूल किया गया। ये तो खैर एक सिविक सेंस भी होना चाहिए कि आखिर में महामारी लौट रही है, महामारी का दौर है और इस तरह का संक्रमण है, तो हमें किस तरह से अपने को बना के रखना है, किस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर जाना है और घर में क्या तैयारी होनी चाहिए, ये सारी। अब ये वैक्सीनेशन के मामले में इतना हरियाणा पिछड़ा हुआ क्यों है? बूस्टर डोज क्यों नहीं लगवाए लोगों ने? लोगों को अपने जीवन की खुद परवाह होनी चाहिए। सरकार का तो कर्तव्य बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आम जन को, सिटीजन्स को भी इतना जागरूक होने की रहने की जरूरत है कि वो इंतजाम करें। वो वहां जहां सरकार के स्तर पर सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है और वहां वो सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराई जाती, तो वो तो एक मुद्दा बनाया जा सकता है और विपक्ष भी है और मीडिया भी है, वो सब ऐसे मुद्दों को उठा सकते हैं। लेकिन पहली शर्त तो ये है कि हर मनुष्य को, हर नागरिक को अपने जीवन की परवाह करनी चाहिए।
बिल्कुल। तो बूस्टर डोज क्यों नहीं लग पाएंगे, वैक्सीनेशन के सेकंड डोज भी नहीं हो पूरे। ये कमियां हैं, इनको पूरा करना चाहिए। और सरकार को भी, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हर नागरिक का हमारे पास ऑनलाइन हेल्थ डाटा होगा, और कहीं भी उसको खोल के वो की जो हेल्थ हिस्ट्री है उसके आधार पर उपचार किया जा सकेगा। तो जब इतने बड़े लेवल की, इतने माइन्यूट लेवल पर, इतने गहराई पर अगर तैयारियों का इंतजाम करने की तैयारी है, तो फिर ये सरकार दूसरी चीजों में पिछड़ क्यों जाती है कि वैक्सीन नहीं है, तो हाँ। कुछ और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, कुछ और जरूरतें भी हैं। तो लगातार अलर्ट रखने की जरूरत भी है। जब कोरोना के बारे में WHO ने ये कहा कि कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, तो ये खत्म नहीं होगा, तो हमें लगातार ही सतर्क रहने की जरूरत है कि कोरोना का जो कोड है, जो मॉडल है, जिस तरह से लोगों को रहना चाहिए, बिल्कुल, वो मॉडल हमेशा एप्लीकेबल ही रहे तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही कह रहे उससे लोग सावधानी के साथ, संक्रमण एक दूसरे से नहीं फैलता, हाँ। और नियंत्रण में रहती स्थिति, तो सरकार को ऐसे इंतजाम भी करें और लोगों को भी उतना जागरूक रहने की जरूरत है। बिल्कुल। शास्त्री जी, आज जब हमने शुरुआत में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई तो हमने दिखाया कि कई जगहों पर वैक्सीन नहीं गए। आपने पहले उत्तर में इस बात का जिक्र भी किया था। तो क्या आज की डिबेट में अपने फाइनल कमेंट में आप ये भरोसा देकर जाएंगे, वादा करके जाएंगे कि इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी, वैक्सीन की कमी नहीं होगी आने वाले दिनों में? निश्चित रूप से केवल वैक्सीन की नहीं ज्योति जी, हम जो पूर्व तैयारी के लिए वैक्सीन की जो खेप है उसका सरकार ऑर्डर कर चुकी है। और दूसरी बात यह है कि उसमें तो कोई कमी आने नहीं है, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बीच में तो इतनी उदासीनता थी कि जो दवाइयाँ थी वो एक्सपायर हो रही थी, लोग उसके लिए आज जागरूक नहीं था। जबरदस्ती घरों में जाके ये चीजें, ऐसे समय में जब कोरोना के दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं है तो जबरदस्ती लगाना, लगवाना, उसके लिए प्रयास करना, ये थोड़ा कठोरता सा भी लगता है। लेकिन अब जिस प्रकार से कोरोना के केस आए तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है और उसकी मात्राएं आएंगी, उसके लिए कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सबको भी इस प्रकार से आज के सहयोग में, बजरंगदास जी ने कहा, मैं उन सभी संस्थाओं का आज के कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद भी करता हूँ, सब लोगों ने जिन्होंने इस सारे काम के अंदर अपनों को गंवाने के बाद भी समाज के और देश के ऐसे रोगियों के लिए सेवा का कार्य किया, उनके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। और समय यदि आता है तो कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, आपदाएं बहुत पहले देखी हैं, सैकड़ों सालों में इस प्रकार की स्थिति आती है और हमने बीच में भी काफी बार देखा है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास संसाधन बढ़े हैं, जागरूकताएं बढ़ी हैं और आवश्यकताएं बढ़ी हैं, तो सबका तालमेल होता है। लेकिन मैं चैनल के आपके आग्रह का इस गारंटी लेकर जाता हूं कि अगली आपकी डिबेट होगी उस समय तक आपके जो संवाददाता हैं वो ये रिपोर्ट जारी करेंगे कि सब जगह अच्छा, तो ये हो कि ऐसी स्थिति ही ना हो कि डिबेट की इसमें जरूरत पड़े। लेकिन उसके बाद भी अगर हालात बिगड़ते हैं तो सरकार कम से कम तैयार रहे, सिस्टम तैयार रहे कि अगर कोरोना आता भी है, हालात बिगड़ते हैं, हम तैयार हैं। सरकार की ओर से कम और गारंटी के साथ कमियां ना रहे कि हरियाणा के एक एक व्यक्ति की जान हमारी अपनी जान और अपने परिवार के सदस्य हैं, और जिस प्रकार से बाकी लोग सब सहयोग कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर इसमें हमारी को चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज कोई पॉलिटिकल बहस ना करके बहुत सार्थक हमने चर्चा की, बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा था कोरोना को लेकर, अगर हालात बिगड़ जाते हैं सरकार और सिस्टम, साथ ही लोग कितने तैयार हैं कोरोना वायरस को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।